सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 27 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संबोधन किया गया उसके बारे में आर्टिकल है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक खबरें हैं, उसमें नहीं जाते हुए हम सीधे अपने संपादकीय पे जाएंगे। और कल्प मेधा आज क्या बात कर रहे हैं, कन्फ्यूशियस जी ने कहा है, जब बोलना चाहिए उस वक्त चुप रहना घातक हो सकता है, जबकि अब चुप रहना चाहिए उस वक्त बोलना फिजूल है। तो कन्फ्यूशियस बहुत बड़े थ्योरिस्ट और थिंकर रहे हैं एंशियंट टाइम्स में, और बहुत ही अच्छी बात कही है। आज हम शुरू करेंगे खेती में मुनाफे की नई पहल, और यह लेख लिखा है अखिलेश आयुर्ध जी द्वारा। एक बार फिर केंद्र सरकार किसानों की माली हालत सुधारने की पहल करती दिख रही है। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों को किसानी के जरिए ही अब उद्यमी बनाया जाएगा। इससे किसानों की हाल ही में माली हालत में सुधार होगा। आमतौर पर भारतीय खेती की परंपरा से की जाने वाली देसी खाद खेती माना जाता है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था ना, जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही काम कर रहा था, इसलिए हमें वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है। मगर अब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो आपका जियो सर्वे हो, जियो मैपिंग हो, एडवांस सीड्स का इस्तेमाल करना हो, अच्छी हेल्थ क्वालिटी वाली सॉइल मॉनिटरिंग हो, पहले से ही वेदर का डेटा प्रोवाइड करा देना हो, इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग बूस्ट करना हो, इन सारी नई चीज़ों के हिसाब से एग्रीकल्चर को ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने की ज़रूरत है, तो और बेहतर हो जाए, क्योंकि समय रहते परिवर्तन ज़रूरी होता है। और वैसे भी हमने पुराने आर्टिकल्स में पढ़ा है, पुराने आर्टिकल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये डेटा एक आप देखिएगा थंबनेल में एक होगा वीडियो, उसमें ऊपर ही मेंशन होगा इन अनइनकॉर्पोरेटेड वर्कफोर्स के बारे में था। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें ये लिखा ये था आर्टिकल में कि हो क्या रहा है कि जो पहले लोग खेती किसानी छोड़ के शहर में पलायन कर रहे थे और छोटे मोटे काम कर रहे थे, कुछ भी, चाहे वो पंचे जोड़ने से लेकर आपका गिग वर्क करना है ना, स्विगी ज़ोमैटो ओला में काम करना, या फिर खोखे खोल लेना दुकान के, या चाय बेचना, समोसे वगैरह बनाना, XYZ, वो भी अब इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनमें ग्रोथ कम हो गई है। इसलिए सरकार को समय तक ज़रूरत है कि वापस से एग्रीकल्चर को एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी बनाना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर को। तो उसी को लेके ये आर्टिकल भी दिया हुआ है। दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीक पद्धति से खेती करना समझदारी और लाभकर समझा जाता है। इसी के ज़रिए केंद्र सरकार की नई पहल होगी, जिसमें किसानों को कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराना और उन्हें अधिक मुनाफा दिलाना है ना। अब देखिए, आप अगर हम बात करें कि सरकार ने इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं आपके एग्रीकल्चर को और बढ़िया करने के लिए, जैसे APMC है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ है, कनेक्ट करा है किससे, ई-नाम से। ऑनलाइन आप अपनी जो भी अपने उत्पादन करा है आप पूरे इंडिया में कहीं बेच सकते हो। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, ठीक है ना। फिर सॉइल हेल्थ टेस्टिंग वगैरह बहुत चीज़ें सरकार ने प्रयास करे हैं अभी तक। केंद्र सरकार के ज़रिए मुहैया कराई गई सूचना या जानकारी के मुताबिक बनाई जाने वाली टीम में किसानों के अलावा कृषि वैज्ञानिक, कारखानों के विशेषज्ञ, कृषि विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को शामिल किया जाना है। मतलब ना, टीम्स गठित की जाएंगी जो कि मॉनिटरिंग वगैरह करेंगी। इसके अलावा FPOs, किसान उत्पादक संगठन, कृषि सखी, ड्रोन दीदी और स्वयं सहायता समूह से बेहतर कार्य करने वाले किसानों और महिलाओं को भी इससे जोड़ने की बात करी गई है। केंद्र सरकार की इस पहल में राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन आने वाले सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे। फिलहाल देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र
कृषि विज्ञान केंद्र, ध्यान रखिएगा क्या, कृषि विज्ञान केंद्र कितने अभी देश में ऑपरेट कर रहे हैं, 731 कर रहे हैं। देखिए आपको डेटा ये मेंशन करना ज़रूरी है मेंस में। आगे बढ़ेंगे। अभी किसान अपने उत्पाद को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर रहते हैं। इस पहल के मुताबिक हर जिले में टीम के गठन से पिछले आंकड़ों का अध्ययन कर फसल का जनपद में मांग और खपत का पता करना आसान हो सकता है। किसानों को अभी तक बाजार की ज़रूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस टीम के ज़रिए किसानों तक यह बात पहुँचाई जाएगी कि किस फसल को उगाने में फ़ायदा होगा और कैसे नुकसान, और साथ ही में उसके उसके अनुसार किस बाज़ार में उस फसल को बेचना फ़ायदेमंद दिखेगा। तजुर्बेकारों का कहना है कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त भारत का अभियान चलाए तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियां, प्रदूषण तथा अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। किसानों को जलवायु अनुकूल खेती, जिसे प्राकृतिक या जैविक खेती कहा जा सकता है, अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 22-23 में 123 अरब भारतीय रुपये से अधिक मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया था। अब देखिए ना, हम लोग कितना कॉस्टली इंपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 123 अरब, ठीक है ना, इंडियन करेंसी वैल्यू में हम फर्टिलाइज़र को आयात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें इतना खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, हम इतना जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है इन चीज़ों पे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे तो फ़ायदा भी रहेगा ना। एक तो पहले होता है एग्रीकल्चर नेचुरल हो जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग से, इसके अलावा हमारा पैसा बचा रहेगा देश में ही। इसलिए रासायनिक खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी गौर करने की ज़रूरत है। नाम मात्र की लागत में अधिक उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में प्राकृतिक खेती ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की फ्यूचर है साथियों। असम में तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगला आर्टिकल है खनिज पर हक, और ये हमने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो भी माइनिंग, खनिज का खनन होगा, ठीक है ना, उसके उस पे हक राज्य सरकार का होगा, रॉयल्टी कलेक्ट करने का। क्या कलेक्ट करने का? रॉयल्टी कलेक्ट करने का। ठीक है ना, और ये भी कहा कि वो रॉयल्टी कहलाई जाएगी ना कि टैक्स। डिटेल में मैंने बताया हुआ वीडियो में इसके बारे में कि वो रॉयल्टी कहलाई जाएगी ना कि टैक्स। वी नागरत्ना ऑनरेबल जस्टिस जी का और अन्य जजों का निर्णय था। हालांकि नागरत्ना जज साहब मैम थे, उन्होंने इसमें अपोज करा था। केंद्रीय कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद भी कुछ चीज़ों पर करों और उपकरों के बंटवारे को लेकर सवाल उठते रहते हैं। केंद्र सरकार ने खनिजों पर कर और उपकर लगाना शुरू किया तो कुछ कंपनियों और राज्य सरकारों ने इस पर सवाल उठाए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि खनिजों पर राज्य सरकारों का हक होता है। देखो, जो जबकि राज्य सरकारी थी, उनका पॉइंट क्या था? उनका पॉइंट ये था कि यार ये ज़मीन है, ठीक है ना, तो यार इस ज़मीन पे कोई भी खनिज अगर उग रहा है तो हमें इससे फ़ायदा मिलना चाहिए ना, हम भी तो उसे रेवेन्यू अर्न करें। वो कह रहा है कि आप यहाँ से सारा एक्सट्रैक्शन करके ले जा रहे हो, बस क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में आपने लिख दिया है। जो आपकी यूनियन लिस्ट होती है, आप जानते हैं 3 लिस्ट दी हुई हैं हमारी, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो उस हिसाब से ये केंद्र सरकार ने अपना हक जमाया हुआ था। राज्य सरकार ने कहा भैया ज़मीन हमारी है, आप यहाँ से लेके चले जा रहे हो, हमको इसमें चाहिए हिस्सा। तो इसी का विरोध था, कई सालों का केस चल रहा था, जग निर्णय आ गया। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि खनिजों पर राज्य सरकार का हक होता है, वह उनका पट्टा देने को स्वतंत्र हुए। इसलिए किए गए करार की एवज में वह जो शुल्क प्राप्त करती है उसे कर नहीं कहा जा सकता, वह रॉयल्टी की श्रेणी में आता है। रॉयल्टी होगी, ये देखना, कर नहीं हो, रॉयल्टी को कर नहीं कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर कर दिया है कि रॉयल्टी है, कर नहीं है। ठीक है ना,
वह रॉयल्टी की श्रेणी में आता है। रॉयल्टी को कर नहीं कहा सकता। इस फैसले से खासकर ओडिशा और झारखंड को बड़ी राहत मिली है। हालांकि करीब 35 वर्ष पहले भी एक सीमेंट कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला उठाया था कि केंद्र सरकार उसे उपकर नहीं वसूल सकती। तब अदालत ने कहा था कि खनिजों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि खनिज राज्य सरकार की संपदा है, इसलिए वह उनके पट्टे की कीमत तय कर सकती है। अगर खनिजों पर भी केंद्र सरकार कर वसूलने लगेगी तो राज्यों को अपनी विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें केंद्र द्वारा वसूला गया कर वापस दिलाने की गुहार लगा रही हैं। हालांकि इसका निपटारा किस प्रकार होगा देखने की बात है। राज्य सरकारों में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष देखा जाता है कि केंद्र को जिस अनुपात में उनसे राजस्व प्राप्त होता है उस अनुपात में उन्हें बजटीय आवंटन नहीं मिलता। जब से जीएसटी लागू हुआ है, राज्यों में अपना हिस्से का राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष उभरता रहा है। स्टेट्स का भी इसमें यही कहना है कि जिस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू लेके चली जाती है स्टेट एक्टिविटीज़ से, मगर उसके बदले का जो देना चाहिए वापस टैक्स एलोकेशन, बजट एलोकेशन, वो नहीं देती है। इसीलिए ये बहुत ही लंबे समय से कंट्रोवर्सी में भी चल रहा था। ओवरऑल निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। बाकी अखबार का अध्ययन आप पूरा करिएगा, हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अभी पैरिस ओलंपिक चल रहा है, तो पैरिस ओलंपिक पे पूरी तरह निगाह रखिएगा अपनी। डेली बेसिस पे उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा आपको कि कौन से खिलाड़ी हैं, क्या खेल रहे हैं। और जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस हम नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।